Hello everyone, welcome back to Aurora classes. How are you all? I hope you all are doing well. So learners, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 6 जिसमें हम एमसीक्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज कंस्टिट्यूट द वर्ल्ड बैंक. ऑप्शंस आपको गिवन है IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी जो है एजेंसीज कॉन्स्टिट्यूट है करती है वर्ल्ड बैंक को. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड बैंक है वो अलग है और एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप है. जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसमें 5 एजेंसीज आती हैं और जो वर्ल्ड बैंक है वो 2 से मिलकर बना है. वो IBRD है और IDA है. IBRD स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड सेकेंड वन इज़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. अगर तो आपसे पूछा जाता है वर्ल्ड बैंक के बारे में तो इसमें 2 एजेंसीज आती हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और सेकेंड है IDA. अगर आपसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में पूछा जाता है तो इसमें 5 आती हैं, IBRD, IFC, IDA, ICSID और मिगा. ये जो मैंने आगे ऐड की हुई हैं यहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हो. इसमें जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप होता है उसमें 5 आती हैं ऑर्गेनाइजेशंस और जो वर्ल्ड बैंक है उसमें सिर्फ 2 आती हैं, IBRD और IDA. राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ द IMF. आपको बताना है कि जो आपको स्टेटमेंट्स गिवन है कौन सी IMF के फीचर्स हैं. IMF के IMF क्या है हमारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. अब ये क्या था, जब वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था तो साथ ही IMF को भी बनाया गया था. एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको पता होगा 1944 में, जिसमें जो इनको ट्विंस बोला जाता है वर्ल्ड बैंक और IMF को. तो आपको बताना है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कौन से फीचर्स हैं इसमें. फर्स्ट आपको गिवन है द बोर्ड ऑफ गवर्नर इज द सुप्रीम बॉडी. बोर्ड ऑफ गवर्नर सुप्रीम बॉडी है. वोटिंग पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ अ मेंबर कंट्री इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्री कंसर्न. थर्ड कहता है इट गिव्स शॉर्ट टर्म लोन्स टू इट्स मेंबर्स टू करेक्ट देयर टेम्परेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम. आपको पता होगा कि जो IMF है उसका मेन मोटिव क्या था, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करना उसकी मेंबर कंट्रीज़ को ताकि वो अपनी टेम्परेरी बैलेंस पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम है उसको करेक्ट कर पाए, उसको ठीक कर पाए. राइट. तो यहाँ पे जो तीनों ही फीचर्स हैं वो IMF के हैं. एक तो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है वो सुप्रीम बॉडी है और दूसरा जो उसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको जितना उन्होंने SDR में उनका कोटा होता है उसके हिसाब से उनको वोटिंग राइट भी मिलते हैं, वोटिंग पावर भी होती है. तो यहाँ पे जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों ही क्या है IMF के फीचर हैं. राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है. ऑप्शन 1 क्या कहता है, एवरी मेंबर कंट्री ऑफ द IMF ऑटोमेटिकली बिकम्स द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक. मैंने अभी डिस्कस किया कि 1944 में एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमने वर्ल्ड बैंक और IMF को जिसमें वर्ल्ड बैंक और IMF को बनाया गया था. राइट. तो यहाँ पे वैसे तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी को भी पढ़ लेती हैं. बी ऑप्शन क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक हैज़ 45 फाउंडर मेंबर्स. लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है और IMF है उसके 44 फाउंडर मेंबर्स थे, ना कि 45. सो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है. सी स्टेटमेंट क्या कहती है, इंडिया इज़ नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक. इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है वर्ल्ड बैंक का, ये भी रॉन्ग है क्योंकि जो इंडिया है वो वर्ल्ड बैंक का भी मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है और IMF का भी. और जो मेंबर वर्ल्ड बैंक के थे वही ऑटोमेटिकली IMF के भी मेंबर बन जाते हैं. राइट. अब डी ऑप्शन कहता है IMF इज़ द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप. अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, उसमें 5 आते हैं. वर्ल्ड बैंक में सिर्फ 2 आते हैं जिसमें IBRD और IDA होता है. लेकिन अगर बात करते हैं हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की तो उसमें 5 आते हैं, IBRD, IDA, IFC, मिगा और ICSID. राइट. तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है क्योंकि IMF एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक से, वो उसका पार्ट नहीं है. हाँ, ये दोनों साथ में बनी थी और एक ही कॉन्फ्रेंस में जो है इनको बनाया गया था. तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है. एवरी मेंबर कंट्री ऑफ द IMF ऑटोमेटिकली बिकम्स द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक. जो IMF की मेंबर कंट्रीज़ हैं वो किसकी भी मेंबर बन गई हैं, वर्ल्ड बैंक के ऑटोमेटिकली बन जाती हैं. राइट.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी हैज़ टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन। ऐसा कौन सा वन साइड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें पार्टी जो है एक ही साइड से परफॉर्म करती है अपने प्रॉमिस को, अपने ऑब्लिगेशन को। सो ऑप्शंस आपको गिवन है, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बी कहता है इलीगल एग्रीमेंट, और सी कहता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए ए सी और डी में आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्ड दिख रहा है, लेकिन जो बी है उसमें इलीगल एग्रीमेंट लिखा है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं लिखा है, इसका भी रीज़न मैं आपको बता दूँ। क्योंकि देखिए अगर तो लीगल है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्योंकि जो एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके जो असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनने के, वो होता है कि उसका लीगल, एक तो लॉफुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और लीगल पर्पस के लिए होना चाहिए, लॉफुली होना चाहिए। लेकिन अगर वो तो इलीगल होगा तो वो एग्रीमेंट ही बनकर रह जाएगा, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वन साइड ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक ही पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करती है और दूसरी पर कोई बाउंडेशन नहीं होती कि वो परफॉर्म करे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये होते हैं यूनिलेटरल, मीन्स एक ही साइड से परफॉर्म किए जाएंगे। और इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे कि आपका जो है एक वॉलेट लॉस्ट हो गया और आपने जो है एक अनाउंसमेंट कर दी कि जो भी आपका वॉलेट ढूंढ के लेके आएगा आप उसको कोई गिफ्ट दोगे, ये आपने प्रॉमिस किया, राइट। अब बाकी जितने भी पर्सन्स हैं जो जिन्होंने अनाउंसमेंट सुनी है, उन पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो आपके लॉस्ट हुए वॉलेट को ढूंढ कर लाए ही लाए। ये उन पे डिपेंड करता है कि अगर तो उनको मिलता है तो वो ले आए, अदरवाइज़ कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर कोई पर्सन ढूंढ के लाता है आपके वॉलेट को, तब आप बाउंड हो जाते हो कि आप अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उसको गिफ्ट करो, उसको कोई प्राइज़ दो, राइट। जैसे कि इसमें एक ऑफर है और बहुत सारे ऑफरीज हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत सारों से है। जो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप प्रॉमिस बाय वन पार्टी इन एक्सचेंज फॉर एन एक्शन बाय अनदर पार्टी। ए वन टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एक साइड से ही ओब्लिगेशन रहती है अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करने की, दूसरी साइड वालों पर कोई ओब्लिगेशन नहीं होती कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करें। सो इस टाइप के जो एग्रीमेंट होते हैं वो होते हैं यूनिलेटरल। एक दूसरा टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, जो यूनिलेटरल है उसमें वन साइड से आपने बोला कि हाँ जो ओब्लिगेशन है, ड्यूटी है, उसको फुलफ़िल किया जाएगा। जैसे कि आपने कोई डोनेशन दिया, अब डोनेशन के बदले में हम कोई कंसिडरेशन नहीं लेते हैं, हम अपनी मर्जी से डोनेशन देते हैं। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट कैसे होंगे, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब अगर हम बात करें बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट की, तो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें दोनों साइड से अपनी ड्यूटीज़ को, ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने की बाउंडेशन होती है। जैसे कि एक ए है, ए ने प्रॉमिस किया कि वो बी को अपनी कार सेल करेगा, बी ने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। फिर उन्होंने एक कंसिडरेशन की बात की कि जो उसकी कार है वो उसको 5 लाख रुपीज़ में सेल करेगा बी को, राइट। तो जो बी है अब उसको ये जो ए है उसकी ऑब्लिगेशन बनती है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपनी कार को सेल करे, बेचे, उसकी जो पोजेशन है, ऑनरशिप है, वो बी को दे दे। और बी का फर्ज बनता है कि वो कंसिडरेशन जो 5 लाख रुपीज़ हैं वो ए को दे। तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो कैसे कहलाएंगे, बायलेटरल। यूनिलेटरल जो सिर्फ एक तरफ से ड्यूटी परफॉर्म की जाती है, और बायलेटरल जिसमें दोनों तरफ से बाउंडेशन होती है अपनी ऑब्लिगेशन और ड्यूटी को परफॉर्म करने की। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कहता है, ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी इन अ रेस्टोरेंट, X invite Y to dinner at his house on a Sunday. Y hires a taxi and reaches X house at the appointed time, but X fails to perform his promise. अब एक रेस्टोरेंट, मान लीजिए आपके फ्रेंड हैं, उन्होंने आपको डिनर पर बुलाया उनके घर में संडे को, राइट। अब आपने क्या किया, एक टैक्सी हायर की, एक कैब बुक की, आप उसके घर पहुंचे जैसा भी टाइम आपके फ्रेंड ने फिक्स किया था। लेकिन जो आपका फ्रेंड है उसने तो डिनर बनवाया नहीं, मीन्स उसने कोई अरेंजमेंट ही नहीं की आपको वो डिनर करवाए। तो क्या अब आप अपने फ्रेंड को शू करोगे, क्या आपके पास ये राइट है कि आप कोर्ट के पास जाओ और बोलो कि देखो इसने मुझे खाने पे बुलाया था, डिनर के लिए बुलाया था, लेकिन इसने जो है डिनर के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं की। सो यहाँ पे जो आंसर है वो होगा नो, बिकॉज जो आपका फ्रेंड है उसकी इंटेंशन नहीं थी कि वो आपके साथ कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट करे या लीगल रिलेशन बनाए। सो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप डैमेज के लिए शू नहीं कर सकते हो कि आपने कैब बुक की, आपने आपको सफ़र करना पड़ा, आपको पैसे खर्च करने पड़े,
इन चीज़ों के लिए आप शू नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नो एज द इंटेंशन वॉज नॉट टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ये करेक्ट आंसर है आपका। क्योंकि अगर तो किसी ने अपनी मर्जी से बिना किसी लीगल बाउंडेशन के, बिना किसी लीगल रिलेशन के आपको इनवाइट किया है या कोई एक काम आपके लिए किया है, तो आप उसके लिए उनको शू नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द करेक्ट सीक्वेंस। आपको बताना है कि जो जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें जब कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं तो वो कैसे जो है उसका सीक्वेंस बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑफ़र होता है। ऑफ़र जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, आप अपने फ्रेंड को ऑफ़र कर रहे हो कि आप जो है अपना हाउस उसको सेल करना चाहते हो। वो तो क्या होगा, जब आप उसको बता रहे हो, उसको ऑफ़र कर रहे हो कि आप सेल करना चाहते हो, तो वो ऑफ़र है। आपका फ्रेंड आपको यस कर देता है कि ठीक है वो मैं आपका हाउस जो है परचेज़ करूँगा, तो वो उसकी साइड से क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेंस। आपके फ्रेंड की साइड से वो क्या होगी, एक्सेप्टेंस। अब थर्ड पे बात आती है कि वो जो हाउस आप सेल करोगे और जो फ्रेंड आपसे ख़रीदेगा आपका, वो कितने रुपीज़ में उसको ख़रीदेगा और कितने रुपीज़ में आप सेल करोगे। आप उसके लिए कंसिडरेशन जिसको हम बोलते हैं कुछ तो जो है वो बदले में देगा, तो वो फिक्स करते हो। जैसे आपने बोला कि 50 लाख में आप अपना हाउस सेल करोगे और जो आपका फ्रेंड है वो आपको 50 लाख देगा, तो एक कंसिडरेशन जो है तय किया जाता है और उसके बाद जो जाके है वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो सही बनता है। ऑफ़र, सबसे पहले ऑफ़र होता है, फिर एक्सेप्टेंस होती है, फिर कंसिडरेशन होता है और लास्ट में जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसके अलावा भी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि लॉफुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, दोनों साइड से पार्टीज़ की कंसेंट होनी चाहिए, और जो कंसेंट ली गई है वो ऐसे एंड मीन्स डरा धमका के ना ली गई हो। और बहुत सारे जो हैं एसेंशियल एलिमेंट्स इसमें दिए गए हैं कि इलीगल नहीं होना चाहिए, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, और डिसक्वालीफाई जो कर दिए गए हैं, एनिमीज़ वगैरह हैं, एलियन से कॉन्ट्रैक्ट है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो भी हैं। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ 4 ही चीज़ों का सीक्वेंस पूछा गया है। तो सबसे पहले ऑफ़र होगा, फिर एक्सेप्टेंस होगी, फिर कंसिडरेशन होगा एंड फिर फाइनली कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट कहती है इफ़ एन एसेट इज़ यूज्ड बाय अ कंपनी इट शुड बी ओन्ड बाय द कंपनी। अगर कोई कंपनी एक एसेट यूज़ कर रही है तो ज़रूरी है कि जो कंपनी है वो उसको उसका स्वामित्व रखती हो, उसकी ऑनरशिप उसके पास हो। अब देखिए कंपनी चल रही है, ज़रूरी तो नहीं है ना कि सारी ही एसेट्स उसकी हो सकता है कि कुछ उसने लीज़ पर ली हो, रेंट पर ली हो, जैसे कि बिल्डिंग हो सकती है कि कंपनी की खुद की नहीं है लेकिन वो रेंट पर लेके चल रही है, राइट। तो ये ज़रूरी तो नहीं है। अगर कंपनी यूज़ कर रही है तो वो उसी की होगी। तो यहाँ पे जो ये रॉन्ग हो गया, ए ऑप्शन। अब बी पढ़ते हैं वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ मीन्स दैट द अमाउंट्स ऑफ करंट एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ शोन इन द बैलेंस शीट आर करेक्ट। जो वेरिफिकेशन होता है ऑडिटिंग में, तो लाइबिलिटीज़ को वेरीफाई करने का मतलब है कि जो अमाउंट आपने दिखाया हुआ है अपनी बैलेंस शीट में करंट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का, वो करेक्ट है। तो यहाँ पे बात बिल्कुल सही है कि वेरिफिकेशन का यही मतलब होता है कि आप चेक कर रहे हो कि जो आपने बैलेंस शीट में दिखाया है वही जो है करेक्ट है, और बैलेंस शीट की ही एक तरीके से चेकिंग होती है वेरिफिकेशन में। अब बाकी दो ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन मीन्स द सेम थिंग। वाउचिंग और वेरिफिकेशन बिल्कुल भी सेम थिंग नहीं है, क्योंकि जो वाउचिंग है उसमें तो सिर्फ आप बिल्स को चेक कर रहे हो, वाउचर्स को चेक कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहे हो। लेकिन जो वेरिफिकेशन है वो कहता है कि आप फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक करो। अगर तो आपने ये दिखा रखा है कि ये बिल्डिंग आपकी खुद की है कंपनी की, तो आप जो है उसकी डॉक्यूमेंट्स देखोगे कि हाँ ये चीज़ है या नहीं। और दूसरा, अगर कोई और आपने एसेट अपने नाम पे, कंपनी के नाम पे है, तो जो ऑडिटर है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक करेगा, राइट। वो होता है वेरिफिकेशन। अब जो डी ऑप्शन है वो कहता है इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर टू कंफर्म द फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड ऑनरशिप ऑफ एन एसेट। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो वेरिफिकेशन होता है उसका मतलब ही होता है कि आप जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हो कि क्या एक्चुअल में वो चीज़ एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, या सिर्फ एवं जो है वो उसमें बैलेंस शीट में दिखाई गई है, राइट। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस और ऑनरशिप को चेक करना ऑडिटर की ड्यूटी बनती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ करंट एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज शोन इन द बैलेंस शीट आर करेक्ट। यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिफाइड टू बी अ कंपनी ऑडिटर।
कौन जो है क्वालिफाइड नहीं है कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी ऐसा पर्सन, मैं आपको बता दूं, कोई भी ऐसा पर्सन जिसका कंपनी में पर्सनल इंटरेस्ट है। दूसरा, या तो वो उसका शेयर होल्डर है। तीसरा, वो उसका क्रेडिटर है, डेटर है, वटेवर। तो जिसका भी पर्सनल इंटरेस्ट है कंपनी में, वो तो बन ही नहीं सकता है कंपनी का ऑडिटर। और साथ ही बॉडी कॉरपोरेट भी कभी ऑडिटर नहीं बन सकती, एम्प्लॉय भी नहीं बन सकता, शेयर होल्डर भी नहीं बन सकते, क्रेडिटर भी नहीं बन सकते, डेटर भी नहीं बन सकते। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आपको गिवन हैं, जैसे सी ऑप्शन है, अ पर्सन हु इज़ एन इंडेप्ट टू द कंपनी फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹1000, तो ये सारे ही कैसे हैं, डिसक्वालीफाइड हैं, नॉट क्वालिफाइड हैं कि ये कंपनी का ऑडिटर बन ही नहीं सकते। तो ऑल ऑफ द अबाउ जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है वैल्यूएशन इज अ पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन। सेकंड कहता है वेरिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन हैज़ नथिंग टू डू विद वेरिफिकेशन एंड नन ऑफ द अबव। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ वैल्यूएशन एंड व्हाट इज़ वेरिफिकेशन, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। जो वैल्यूएशन है वो पार्ट होता है वेरिफिकेशन का, जो वैल्यूएशन है वो छोटा होता है वेरिफिकेशन से। अब कैसे डिफरेंस देख लेते हैं। वैल्यूएशन इज़ द इनिशियल वर्क, जो वैल्यूएशन है वो तो बिल्कुल स्टार्टिंग का काम होता है, लेकिन जो वेरिफिकेशन होता है वो फाइनल वर्क होता है। देखिए, अब एक कंपनी चल रही है, तो वो क्या कर रही है कि रेगुलरली अपनी जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उनको वैल्यूएट कर रही है कि जो उनकी करंट एसेट्स हैं उनकी वैल्यूएशन कितनी है, उनका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, उनके डेटर्स कितनी हैं, बीआर कितनी है, ऐसी करंट लाइबिलिटीज़ को चेक करिए, उनको वैल्यू करती हैं। जैसे आपने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा होगा, जिसमें हम अपनी एसेट्स लाइबिलिटीज़ को फिर से वैल्यूएट कर रही हैं। तो जो वैल्यूएशन होता है वो तो फुल ईयर चलता रहता है, ये तो इनिशियल वर्क होता है। दूसरा होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन होता है बिल्कुल लास्ट में, जब कंपनी ऑडिटर अपॉइंट कर रही है, जब फाइनल अकाउंट्स की चेकिंग हो रही है कि उन्होंने ठीक से बनाए या नहीं बनाए, जितना अमाउंट उन्होंने शो किया है क्या वो बिल्कुल करेक्ट है भी या नहीं, या जो उन्होंने एसेट्स लाइबिलिटीज़ दिखाई हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। जैसे कि आपने लिख दिया अपनी बैलेंस शीट में कि आपके जो हैं इतने सारे क्रेडिटर्स हैं, 5 लाख के क्रेडिटर आपने लिख दिए, तो ऑडिटर को ये चेक करना पड़ेगा कि वो उनसे पूछताछ करे, हाँ भाई आप कैसे जो है क्रेडिटर हैं कंपनी के, तो वो जो है एक एग्जिस्टेंस चेक करेंगे। वो होता है हमारा वेरिफिकेशन में, जो लास्ट में किया जाता है। और वैल्यूएशन होता है सिर्फ जो है प्राइस को चेक करना, अमाउंट को चेक करना, क्या ये कितना है अभी, जो करंटली अभी हमारी करंट एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, वो चीज़ आती है हमारी वैल्यूएशन में। अब सेकंड कहता है वैल्यूएशन इज़ द वर्क ऑफ कंसर्न अथॉरिटी। जो वैल्यूएशन का काम होता है वो कंसर्न अथॉरिटी का होता है, मीन्स जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम होता है वैल्यूएशन का। बट जो वेरिफिकेशन होता है वो वर्क होता है ऑडिटर का। जब ऑडिटिंग होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, तब ऑडिटर का काम होता है कि वो वेरीफाई करे कि जो बैलेंस शीट में दिखाया गया है क्या वो ट्रू है। अब थर्ड कहता है वैल्यूएशन चेक्स द अमाउंट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वैल्यूएशन में सिर्फ यही चेक किया जाता है कि जो आपने बुक ऑफ अकाउंट में दिखाया है वो अमाउंट सही है भी या नहीं, राइट। अब जो वेरिफिकेशन है वो चेक करता है आइटम्स शोन इन द बैलेंस शीट। जो आइटम आपने दिखाए, आपने लैंड एंड बिल्डिंग दिखा दी, कंपनी के नाम पे है, राइट, तो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक किया जाएगा। आपने जो भी जो है अपनी बैलेंस शीट में दिखाया है उनको वेरीफाई किया जाएगा क्या वो एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं, वो होता है वेरिफिकेशन। सो यहाँ पे जो ऑप्शन ए था, वैल्यूएशन इज़ अ पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन। याद रखना कि जो वैल्यूएशन है, देखिए अल्फ़ाबेट के जो वर्ड्स हैं उसके हिसाब से भी याद रख लो, वैल्यूएशन वैसे ही छोटा है वेरिफिकेशन से, राइट। तो वैल्यूएशन उसका पार्ट है वेरिफिकेशन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टेस्ट चेकिंग रेफर्स टू। ये भी ऑडिटिंग का ही क्वेश्चन है। देखिए, एक ऑडिटर जो है जब कंपनी के अकाउंट्स को चेक करता है तो आपको पता होगा कि पता नहीं कितनी सारी ट्रांजैक्शंस हो चुकी होती हैं विद इन अ ईयर। वो सारी तो अब ऑडिटर चेक नहीं कर पाएगा, छोटी बड़ी सारी को तो चेक नहीं कर सकता है। तो टेस्ट चेकिंग में क्या किया जाता है, एक तरीके से सैंपल्स ले लिए जाते हैं। यहाँ पे आपको देखिए पहले ऑप्शंस गिवन है, टेस्टिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, टेस्टिंग ऑफ ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। यहाँ पे आपको बोला है कि सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्ड को टेस्ट करते हो, एम्प्लॉयज़ की ऑनेस्टी को चेक करते हो, वो कितने ईमानदार हैं, इंटेंसिव चेकिंग करते हो सिलेक्टिव नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की, या चेक करते हो जितनी भी ट्रांजैक्शंस अभी तक हुई हैं। देखिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपने पूरे साल में हज़ारों लाखों ट्रांजैक्शन की हैं, तो एक ऑडिटर जो है कुछ ही दिनों में, कुछ ही टाइम में जो है सारी ट्रांजैक्शंस को अच्छे से चेक कर पाएगा।
तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि ह्यूज अमाउंट की या जो जो मेन ट्रांजैक्शंस ऑडिटर को लगती हैं तो वो उनको सिलेक्ट कर लेगा और उनकी इंटेंसिव चेकिंग करेगा, उनकी बहुत अच्छे से गहन तरीके से जांच करेगा। वो होती है हमारी टेस्ट चेकिंग। अब इसको थोड़ा देख भी लेते हैं, व्हाट इज़ टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग इज ऑल्सो नॉन सिलेक्टिव वेरिफिकेशन। सिलेक्टिव वेरिफिकेशन का क्या मतलब है कि आपने मान लीजिए सेल की बहुत सारी ट्रांजैक्शन है, छोटी मोटी को छोड़ के जो जो ह्यूज अमाउंट की हैं आपने उनको उठा लिया, आप उनको जो है इंटेंसिव चेकिंग उनकी कर रहे हो। एक तरीके से सैम्पलिंग प्रोसेस ही बोल लो, क्योंकि देखिए जब पीएचडी करते हैं एक रिसर्चर अपना डाटा कलेक्ट करता है तो उसके सामने बहुत सारे सैंपल होती हैं, मीन्स पूरी पॉपुलेशन होती है, लेकिन वो पूरी पॉपुलेशन से तो डाटा कलेक्ट नहीं कर सकता ना। इसके लिए वो क्या करता है, सैंपल साइज लेता है, सैंपल सिलेक्ट करता है रेंडमली। तो ऐसे ही ऑडिटर भी करता है, वो भी क्या करता है, उसके सामने बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं और कुछ सिलेक्टिव ट्रांजैक्शंस को उठा लेता है, जैसे जो ह्यूज अमाउंट की हैं तो उनकी अच्छे से वो जो है इंटेंसिव चेकिंग करता है। वो आता है हमारा टेस्ट चेकिंग में। अब इसके बेनिफिट क्या हैं, टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी और यूज़फुल भी है और ऑडिटर के लिए भी ईजी हो जाएगा ट्रांजैक्शन को चेक करना। सो ये था टेस्ट चेकिंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड क्वालिटी कंट्रोल। क्या इंटरनल कंट्रोल में क्वालिटी कंट्रोल भी आता है। सेकंड कहता है इंटरनल कंट्रोल इज कंपल्सरी फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या इंटरनल कंट्रोल सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कंपल्सरी है। थर्ड कहता है इंटरनल कंट्रोल नॉट हेल्प्स एक्सटर्नल ऑडिटर टू डिज़ाइन सुटेबल ऑडिट प्रोग्राम फॉर क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी सी गड़बड़ है। जो ऑप्शन 1 है वो कहता है कि इंटरनल कंट्रोल में क्वालिटी कंट्रोल भी आता है। अब सेकंड कहता है कि इंटरनल कंट्रोल सभी के लिए कंपल्सरी है। बिल्कुल भी नहीं है, सभी के लिए कंपल्सरी नहीं है। इन्होंने बोला ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब थर्ड कहता है इंटरनल कंट्रोल नॉट हेल्प्स। यहाँ पे नॉट वर्ड अगर नहीं होता तब तो ये करेक्ट था, अब ये करेक्ट नहीं है क्योंकि ये हेल्प करता है एक्सटर्नल ऑडिटर को डिज़ाइन करने के लिए कि कौन सा ऑडिट प्रोग्राम जो है किसी क्लाइंट कंपनी के लिए सुटेबल रहेगा। तो यहाँ पे जो ओनली ए है या जो फर्स्ट है वही जो है यहाँ पे करेक्ट है कि इंटरनल कंट्रोल में क्वालिटी कंट्रोल भी आता है। अब व्हाट इज़ इंटरनल कंट्रोल ये भी देख लेते हैं। इंटरनल कंट्रोल इज डिफाइंड इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये दोनों में आता है, is a process for assuring achievement of an organization objective in operational effectiveness and efficiency, reliable financial reporting and complies with laws, regulations and policies। मेन बात आप ये याद रखो कि जो इंटरनल कंट्रोल है उसमें आप ये देखते हो कि जो कंपनी ने एक तरीके से गोल सेट किया था वो कितनी उसकी अचीवमेंट है, कितनी उसकी इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है, कितना जो है वो अपनी रिपोर्टिंग सही से कर पा रही है, लॉज को, रेगुलेशंस को, पॉलिसीज़ को कितने अच्छे से फॉलो कर पा रही हैं, उन चीज़ों को एक तरीके से अच्छे से कंट्रोल करना। ब्रॉड कॉन्सेप्ट इंटरनल कंट्रोल इन्वॉल्व एवरीथिंग दैट कंट्रोल रिस्क टू एन ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही रिस्क को भी कंसिडर करके चलती है। इंटरनल कंट्रोल में रिस्क मैनेजमेंट भी आता है। तो ये चीज़ें किस में आती हैं आपकी इंटरनल कंट्रोल में। सो यही था आज के वीडियो में। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।